हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीस्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी एनआईओएस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एनआईओएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन एनआईओएस ओपन बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे, उन सभी के लिए काम आने वाले हैं। और इसकी पहले पार्ट को आपने देख लिया होगा, होपफुली, मैं होप करता हूँ। अगर नहीं आपने चेक किया तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। साइंस पार्ट 1 नाम से है वो हमारे चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसको इन पार्ट 2। और आज पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो चलिए उसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर नॉट एबल टू चेंज प्लेसेस। गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ दिस स्टेट। तो ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर वैसे तो 5 होते हैं। दे आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंस स्टेट। बट यहाँ पर हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंस स्टेट के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि हम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम सबसे पहले सॉलिड्स को देखें, सॉलिड्स में क्या होता है। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं। ओके फ्रेंड्स। और लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसलिए लिक्विड चेंज कर लेते हैं अपनी शेप, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल प्लेसेस को चेंज कर पाते हैं। और गैसेस में तो आपको पता ही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, सॉलिड हमारा आंसर हो जाएगा। और सॉलिड के लिए आप कोई सा भी दो एग्जांपल सॉलिड के आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड के एग्जांपल में आप या तो आइस लिख सकते हैं या फिर टेबल वुड। ऐसे कोई भी दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 4.0 gram of substance A reacts with 3.0 gram of another substance B to give 2.5 gram of substance C and a certain mass of D. Calculate the mass of D produced in this reaction. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि जो टोटल सम ऑफ रिएक्टेंट है और टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट है वो कभी चेंज नहीं होता। यानी कि जो सम ऑफ रिएक्टेंट है और सम ऑफ प्रोडक्ट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर 4.0 ग्राम ये दिया हुआ है और 3.0 ग्राम हमारा दूसरा सब्सटेंस दिया हुआ है। यानी कि हमारे टोटल रिएक्टेंट्स का सम हो गया है 7 ग्राम्स। और प्रोडक्ट में हमारा एक 2.5 ग्राम दिया हुआ है। और जो दूसरा वाले प्रोडक्ट है उसका मास हमें नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ऐड करेंगे 4 और 3 को, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। और ये जो जिस लॉ का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम रहता है, वो जो रिएक्टेंट का सम रहता है, सारे रिएक्टेंट्स का सम वो कांस्टेंट रहता है रिएक्शन होने के बाद भी। यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका भी वेट रिएक्टेंट के वेट के बराबर होगा। वेट मुझे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर दे रहा हूँ कि मास यहाँ पर कांस्टेंट। तो अब इस क्वेश्चन में हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 4.0 और 3.0 को, तो हमें मिल जाता है 7.0। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे पहले रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट का मास, ताकि हमें बचे हुए प्रोडक्ट का मास मिल जाए। तो 7.0 में से 2.5 को आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। और 7 में से आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 गए तो आपको बचेगा 4.5, एंड दैट इज़ योर आंसर। सो द आंसर विल बी कि मास ऑफ डी प्रोड्यूस्ड इज 4.5 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई फास्ट न्यूट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी। और इसका आंसर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्यों प्रोड्यूस होती है, बिकॉज वहाँ पर एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलता रहता है। चेन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जब हम एक न्यूट्रॉन को आगे भेजते हैं तो वो जाता है और जाकर एक दूसरे एटम के सेंटर न्यूक्लियाई से टकराता है। और यहाँ पर एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से फिर वहाँ से एक न्यूट्रॉन निकलता है और वो आगे जाता है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जितनी बार ये रिएक्शन होगा हर बार यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी। पहली बार में, दूसरी बार में, फिर जब ये आगे जाएगा तो तीसरी बार में। ऐसे आप देखेंगे कि आपको एक चेन बनती हुई दिखती है रिएक्टेंट्स की, और ये चेन जो है वो एंडलेसली चलती जाती है। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ चेन रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स अ चेन। ठीक है। तो यहाँ पर ये चेन रिएक्शन है। इसमें अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन्स का यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी है फ्रेंड्स। अगर आप फास्ट रिएक्टेंट्स का यूज़ करेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन्स का यूज़ करेंगे, तो वो न्यूक्लियस से ईज़िली
अट्रैक्ट नहीं होंगे न्यूक्लियस पे, सॉरी अट्रैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट न्यूक्लियस से इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब वो किसी न्यूक्लियाई के पास जाएंगे तो हो सकता है वो उससे कोलाइड ना करें, और अगर कोलिजन नहीं हुआ तो ये चेन रिएक्शन की जो चेन है वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की रेज यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर फास्ट मूविंग रहेगी तो हो सकता है कोलिजन ना हो और इसी वजह से रिएक्शन ना हो पाए। सो द आंसर विल बी that we do not use fast neutrons for nuclear reactors and to produce nuclear energy, because these fast neutrons may miss the specific nuclei which are required for this chain reaction to progress. Okay friends, आप चाहें तो इस आंसर को लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेम द कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स इन विच environment temperature, air and water are included. What is the importance of this component of environment? What is the importance of this component of environment? So यहाँ पर जो component है वो कौन सा component होने वाला है? वो component होने वाला है आपका abiotic component. Why? Because abiotic component वो component है जिसमें हम temperature, air और water इन सभी को include करते हैं। इन सभी में life नहीं होती, biotic components में ये सभी include नहीं होते। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा abiotic component. And what is the importance of this component? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट इकोसिस्टम डिपेंड करता है उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन पर। सो द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल। अगर उनका इंटरेक्शन सही से नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ओके, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 13 देखते हैं। One of the purposes of night sky watching is to know in advance the possibility of a head-on collision with large meteoroid with Earth. In a large meteoroid with Earth, suggest a way to avoid such an event and mention any purpose of night watching in the sky. So friends, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हमसे ये पूछा गया है कि नाइट बताया गया है एक्चुअली हमें ऐसा कि नाइट में जो लोग स्काई को देखते हैं वो इसी वजह से देखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नासाज एंड ऑल, ताकि अर्थ के पास अगर कोई बड़ा मीटरॉइड आए तो हम उसे रोक सकें। ठीक है, तो हम ऐसे कोलिजन को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, सो द आंसर इज़ टू डाइवर्ट इट्स वे। यानी कि सपोज़ ये एक मीटरॉइड आ रहा है आपका अर्थ के क्रस्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्लोजन। सो द वे इज़ टू क्रिएट एन एक्सप्लोजन इन द पाथ ऑफ मीटरॉइड। सो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द वे इज़ टू क्रिएट एन एक्सप्लोजन इन द पाथ ऑफ मीटरॉइड। अगर आप मीटरॉइड के पाथ पर एक एक्सप्लोजन क्रिएट कर देंगे तो उसका पाथ डाइवर्ट हो जाएगा। What is other purpose of watching night sky? So the answer for that is simple. जो दूसरा पर्पस होता है नाइट स्काई देखने का, that is to observe stars and constellations and the activity which is going on in the outer space. ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, the answer for question number 15, the cell organelle which is responsible for secretion of enzyme is obviously it is Golgi body. और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आप सबको बता दूं कि प्लीज़ आप लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शंस को अच्छे से देख लें, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% NIOS बोर्ड, MP बोर्ड, ओपन बोर्ड वगैरह वगैरह और इवन CBSE एंड ICSE बोर्ड्स में आपको मिलते ही रहते हैं। ठीक है, और इवन ये आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करने वाले हैं। सो इसलिए मैं आपसे को ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग सेल के स्ट्रक्चर और सारी सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो और उनके मेन फंक्शन के बारे में पढ़ लें। एज़ फार एज क्वेश्चन नंबर 15 इज़ कंसर्न, तो इसका आंसर है द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स ऑकर इन गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज एंजाइम्स? तो इसका फंक्शन होता है to carry out the transportation of protein in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell का मतलब animal cell. So it carries out the transportation of protein, यानी कि प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है ना यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए। Student wrongly identified bat as a bird. Mention any one point which may have led to the student to say so. Also give any two characteristics which support that bat is not a bird. So एक स्टूडेंट था और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसने एक बैट को देखा और उसे लगा कि वो बैट एक्चुअल में एक बर्ड है। तो उसको ऐसा क्यों लगा होगा कि वो बैट बर्ड है? देखिए, तो दोनों में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन होती है। आप अगर बैट्स को देखें
चमगादड़ जिसे हम बोलते हैं, और बर्ड्स को देखें यानी कि चिड़िया, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, दे बोथ कैन फ्लाई। ओके, सो ये है आपका आंसर। एक ऐसा पॉइंट which has led student to believe it is that they both can fly. Any two characteristics which support that bat is not a birds. Okay, so पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो ये कि birds lay eggs and bats do not. birds अंडे देती हैं और bats अंडे नहीं देती, they give birth to their young ones. And the second point is that birds do not feed their young ones. एंड बट बैट्स वहाँ पर ब्रेस्ट फीड करते हैं, वो अपना मिल्क अपने यंग वंस को पिलाते हैं। इसके अलावा आप और भी पॉइंट बोल सकते हैं, सच एज बैकबोन, द स्ट्रक्चर ऑफ बैकबोन ऑफ अ बैट इज़ लाइक अ मैमल, ओके, बट बर्ड इट इज़ अ डिफरेंट, इट इज़ एन एयरबॉर्न स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देर आर न्यूमरस एंड काउंटलेस डिफरेंसेस, ऑल्सो बॉडी हेयर एंड ऑल, सो देर आर न्यूमरस एंड काउंटलेस डिफरेंसेस बिटवीन मैमल्स एंड बर्ड्स, और इसकी वजह से वी कैन से दैट द बैट इज़ नॉट अ बर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे इसी वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर दिया गया सब्सक्राइब बटन है नीचे रेड कलर से, उसे दबाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आप सभी को NIOS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं ऑल द बेस्ट विश करता हूँ अपनी तरफ से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।